नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बड़ौदा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और प्रचार के लिए महज 3 दिन का समय बचा है। 1 नवंबर को प्रचार का शोर थमेगा, तो लिहाजा सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज खुद बड़ौदा के रण में नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने करीब आधा दर्जन गांव में जनसभाओं को संबोधित किया है। योगेश्वर दत्त के लिए वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए हैं। तो फिर वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के नेता भी जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बताया है। अगर बात इनेलो की करें तो खुद इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने प्रचार की कमान संभाल ली है। तो अब सवाल यह है कि आखिर बड़ौदा में बाजी कौन मारेगा। तो बड़ौदा में कौन बाजी मारेगा और बड़ौदा उपचुनाव किसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, ये 2 बड़े अहम सवाल। आज इसी पर हम लोग बड़ी बहस करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं क्योंकि अब चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थमेगा और 3 दिन का जो समय है वो सिर्फ बाकी रह गया। ऐसे में सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो कृषि कानून को लेकर के विपक्ष हो हल्ला कर रहा है, तो फिर प्रचार में उतरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कह दिया है कि अगर एमएसपी खत्म हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ रणजीत चौटाला उनके साथ में है, दिग्विजय चौटाला उनके साथ में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब तक कई गांवों में यहां पर दौरा किया और आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अपनी बात मुख्यमंत्री ने यहां पर तमाम लोगों के साथ रखी। अनूप धानक उनके साथ में है, तमाम जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री के साथ में है। हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? आप गाँवों का दौरा किया, आप देख रहे हैं 3 सभाएं मेरी हुई है। इतना भरपूर उत्साह है, हजारों की संख्या में हर सभा में लोग आ रहे हैं और मैं निश्चित रूप से मान कर जाता हूं कि बड़ौदा विधानसभा भारी मतों से हमारा जो कैंडिडेट है योगेश्वर पहलवान वो जीतेगा। विकास की बात आपने रखी, लेकिन साथ साथ हम बार बार कांग्रेस हर जगह जाके एक एमएसपी की बात रख रही है, किसानों के मुद्दे सामने रख रही है। हमने बता दिया एमएसपी जारी रहेगी और मैंने तो बड़ी घोषणा की है कि एमएसपी को किसी ने कभी खत्म करने की कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि विकास के मुद्दों को लेकर तमाम बातें इन्होंने बड़ौदा के इस कार्यक्रम के दौरान तमाम लोगों से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रखी। मुख्यमंत्री ने अपनी तमाम बातों के साथ साथ प्रदेश सरकार के जो अब तक रिपोर्ट कार्ड, प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां थी वो तमाम लोगों के सामने रखी और साथ साथ एक और बात कही कि जो एमएसपी को लेकर के कांग्रेस के नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, अगर एमएसपी में कहीं गड़बड़ हुई तो मुख्यमंत्री अपनी राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। बड़ौदा से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि एक तो यहां जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सुनिश्चित होगी और आप देख रहे हैं माहौल की ओर इशारा वो कर रहे थे। साथ ही साथ चूंकि कृषि कानून इस समय एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, इसको लेकर के विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। एमएसपी को लेकर के बड़े सवाल उठाए गए तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने इंडिया न्यूज से बातचीत में यह बात कही कि अगर एमएसपी खत्म हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो आज लगातार कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। तो फिर वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी आज कई चुनावी जनसभाओं में नजर आए और उन्होंने भी बड़ौदा को प्रतिष्ठा का सवाल बताया है। तो कुल मिलाकर के अब चुनाव प्रचार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम दिग्गज हैं वो उतरे हुए नजर आ रहे हैं और सभी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन अब फैसला जनता को करना है। बड़ौदा की जनता इस बार किसको चुनती है, किसके सिर इस बार जीत का जो सेहरा है वो सजता है, ये आने वाले वक्त में तय होगा। क्योंकि 3 तारीख को वोटिंग होगी, 10 को नतीजे आएंगे, तभी स्पष्ट होगा कि बड़ौदा की जनता ने इस बार दरअसल किसको चुना है। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि चुनावी माहौल गर्म है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावों को भी कर रही हैं और दिग्गज आप देखिए कैसे जो चुनावी सभाएं हैं उनको करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, चुनावी रण में उतरे हुए हैं। कई जनसभाओं को आज बड़ौदा हल्के में उन्होंने संबोधित किया। तो फिर वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के भी कई दिग्गज चेहरों की मौजूदगी आज बड़ौदा हल्के में देखने को मिली है। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बड़ौदा का जो रण है दरअसल जीतेगा कौन। जिन मुद्दों को इस बार यहां पर आधार बनाया गया है, जो मुद्दे इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बड़ौदा हल्के के अंदर हैं, क्या उन मुद्दों के आधार पर ही यहां पर वोटिंग होगी या तमाम अन्य फैक्टर जो काम करते हैं चुनावों के अंदर, आज उस पर भी
तो चलिए आज इसी के साथ बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं पहले आपके साथ करवा देता हूं। रमणीक मान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रमणीक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि सभी जीत के तो दावे अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा का सवाल भूपेंद्र हुड्डा ने बताया है और ये कह रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, हम ही जीतेंगे। कैसे देखा जाए? दरअसल क्या है कि उनका कहना एक तरीके से ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी जो राजनीति है, उनका जो अपना राजनीतिक भविष्य है, वो इस वक्त दांव पे है। क्योंकि रोहतक में हार के बाद, सोनीपत में हार के बाद और जिस प्रकार से जींद इलेक्शन में ये हारे, इन्होंने अपने दिग्गज नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी या राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला जी हो, या यहाँ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या उनके बेटे जो है दीपेंद्र हुड्डा हो, ये सब चुनाव हारे। तो अब इनका सही है कहना, ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ौदा का चुनाव जो है वो विकास का सवाल है। बड़ौदा की जनता के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के लिए विकास का सवाल है। अगर आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आज जनसभाएं हैं उनको जैसे आपने फॉलो किया, थोड़ी देर पहले आप लाइव भी दिखा रहे थे, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई ये है कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सत्तासीन होने के बाद पिछले 6 सालों में किया, उतना काम तो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ। और एक फैक्ट और है कि ये भखाने का और बरगलाने का जो काम कई दिनों से चल रहा था, ये जो कृषि कानून है उसको लेकर और एमएसपी को खत्म करने और मंडी को खत्म करने की जो बात निरंतर की जा रही थी, उसके ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि यदि एमएसपी खत्म हुई या खत्म होने की बात हुई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तो उसी लॉजिक के ऊपर चलते हुए इनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या और जो हमारे साथ अभय सिंह चौटाला जी हैं, ये सब इनको चाहिए कि ये राजनीति से संन्यास ले लें, क्योंकि एमएसपी पे खरीद बादस्तूर जारी है और अगली एमएसपी के दामों की घोषणा हम पहले कर चुके हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए थे आज, कई चुनावी जनसभाओं को उन्होंने भी संबोधित किया है, प्रतिष्ठा का सवाल बताया है। चूंकि प्रतिष्ठा इसलिए भी है क्योंकि ये सीट तो परंपरागत रूप से आप लोगों की ही रही है। क्या बड़ी चुनौती इस बार पा रहे हैं आप लोग, इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल बताया गया? देखिए, लगातार 3 बार से हम ये चुनाव जीतते आए हैं बड़ौदा का, और हमारा एकमात्र एक रास्ता जो है, जो विकास, एक हमारा उद्देश्य रहा है कि प्रदेश का विकास किया जाए। और जिस तरीके से हमने 10 साल में विकास किया, हम उसी की गणना बताते हैं, वो किए हुए हमारे कार्य है, वो लोगों के स्वरूप हम पेश करते हैं। और लोग हमारे से पहले ही, लोगों को सब पता है और लोग उस बात का अनुभव करते हैं कि जो 10 साल में विकास हुआ, कहीं न कहीं पिछले 6 साल में हम पिछड़ गए। ना केवल पिछड़ गए, जिस तरीके से और साथी प्रवक्ता भी आते हैं, हालांकि रमणीक मान साहब काफी विद्वान प्रवक्ता है पार्टी के, और मैं उनकी बातों से पार्टी से अलग इस बात रखता हूं कई बार कि वो अच्छी सूझबूझ बातें करते हैं। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ, रमणीक मान जी बैठते हैं हमारे प्रवक्ता, कि मेरे को जितना समय आप दोगे, मैं वहाँ काम गिनाने की लंबी फेरिस्त है, एक लिस्ट बताऊंगा और बगैर पढ़े, बगैर देखे पढ़े बगैर बोलूंगा जो हमने वहाँ काम किया है। ये जिस तरीके से मैं बोलूंगा, कोई 2 काम बता दे कि पिछले 6 साल में इन्होंने किए हों, या ये बता दे कि पिछले 6 साल में ये बाई इलेक्शन होने से, घोषित होने से पहले मुख्यमंत्री कभी बड़ौदा इलेक्शन में गए तो उसकी डेट बता दे। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे 5 के 5 साल एक पूरी योजना निकाल देते हैं और वो बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं जाते, तो आप समझ सकते हैं कि क्या दशा रही होगी इस प्रदेश की पूरे 5 साल। प्रदेश का मुखिया किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये तो परमात्मा के अधीन था कि उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद ये पता चलता है प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री 5 साल से बड़ौदा में ही नहीं गए, जबकि कागजों में ये दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया। या वो डेट बता दे, या वो तारीख बता दे, या वो जगह बता दे, और मैं उस जगह पर चलने के लिए तैयार हूँ कि साबित हो जाएगा पूरे 5 साल में बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री गए ही नहीं। चलिए बाल मुकुंद जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है रमणीक मान जी के पास उसका जवाब है, वो उसका जवाब देना चाह रहे हैं। रमणीक मान जी, जवाब दीजिए। बड़ी देखिए, बाल मुकुंद शर्मा जी को चाहिए कि यदि इनका इतना दृढ़ विश्वास है बड़ौदा की जनता में इनकी परंपरागत सीट होने का, तो मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले विपक्ष की भूमिका निभाती रही लगातार कई वर्षों तक,
और वो जो एक लंबा समय, एक लंबा अंतराल रहा जिस वक्त हमने विपक्ष की राजनीति करी, उसके बाद हम सत्ता पक्ष में आए हैं। और कई ऐसी परंपरागत सीटें हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी की हो, राष्ट्रीय पार्टी की हो, या कोई ऐसे दिग्गज या एस्टैब्लिश्ड नेता हो, वो अपनी सीटें हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे विजय श्री प्राप्त की है। अब बालमुकुंद शर्मा जी को मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि इतने ही विकास कार्य किए थे तो आप भी इलेक्शन क्यों हारे? इतने ही विकास किए थे तो जिनके जो आज प्रतिष्ठा का सवाल बता रहे हैं, वो दोनों पिता पुत्र इस बात को बता दें कि वो रोहतक और सोनीपत क्यों हारे, जो उनके गढ़ माने जाते हैं। समझने की बात यह भी है कि लगातार 2 विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोगों ने क्यों नकारा। समझने की बात यह भी है कि इनके जो आज दिग्गज नेता है, इनको नकारने का काम क्यों किया। अब आगे बात जी माननीय मनोहर लाल जी के बड़ौदा में जाने की या ना जाने की, तो आपको मैं 2 बातें वाज़ेह तौर पर बताता हूँ। हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ लेने के बाद सभी 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर जाके वहां पे विकास कार्यों की घोषणा करी और उनको एक मिशन मोड के ऊपर कंडक्ट करते हुए उनको पूरा करने का काम किया। इन्होंने कहा बड़ौदा हल्के के अंदर ये कई काम कराएंगे। मैं आपको अभी आप कहें तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए, डिबेट के लाइव डिबेट के दौरान मैं आपको एक लिस्ट यहाँ से भेज देता हूँ जो काम हुए हैं। मेरे पास कोई 150 से अधिक कामों की लिस्टें हैं। और अगर आपने आज बालमुकुंद जी को ज्यादा दूर जाने की, ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर आज के जो उद्बोधन है उनको सुन लेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि करीबन 250 करोड़ रुपए के काम तो पिछले 4 महीनों में कर दिए और अभी 4 साल बाकी है। ये बात बार बार निरंतर कांग्रेस पार्टी की मैं एक देखता हूँ कि जी परंपरागत सीट, ये बात करते हैं भूतकाल की, ये बात करते हैं पास्ट टेंस की, ये बात करते हैं पीछे की, हम बात करते हैं आगे की, आने वाले भविष्य की, सामने के 4 साल की। और मैं ये समझता हूं कि अगर हमारा पहलवान वहां से जीत के आता है, जिसने भारत का नाम, हरियाणा का नाम विश्व के अंदर इसने रोशन किया है, भारत का परचम लहराया है, अगर वो बड़ौदा से आता है, विधानसभा के अंदर बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करता है, तो निरंतर सभी मंत्रियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि एक स्पेशल ओएसडी चाहे लगाना पड़े बड़ौदा के लिए, तो बड़ौदा का काम प्राथमिकता के ऊपर होगा। बड़ौदा के कामों के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अभी हाल ही में वहां पे यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई है, वहां पे आईएमटी अनाउंस हुई है, वहां पे हैवर्ड की राइस मिल अनाउंस हुई है और कई कॉलेजों में तो अभी क्लासें लगनी भी चालू हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा ऊर्जावान पहलवान ये बड़ौदा को अगर विधानसभा में आके रिप्रेजेंट करेगा, उनका प्रतिनिधित्व करेगा, तो आने वाले 4 सालों में बड़ौदा का जो विकास, जो कहते हैं विकास का अभाव है, अगर आपके वहां से 3 बार विधायक रहे, इंडियन नेशनल दल के उससे पहले विधायक रहे, तो विकास का अभाव क्यों है मेरे भाई? निरंतर बात चलती है चाहे टीवी के ऊपर। और मेरे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है। चलिए रमणीक मान जी, ठीक है, अभी चर्चा में आगे बढ़ेंगे, बहुत आरोप प्रत्यारोप होंगे, मुझे लगता है बालमुकुंद जी भी उसका जवाब देंगे, लेकिन केसी मलखानिया जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी मलखानिया जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। केसी मलखानिया जी, कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो कोई भी हो बड़ा दिलचस्प होता है, लेकिन बड़ौदा के स्पेसिफिक, चूंकि अब इस चुनाव की हम लोग जब जिक्र कर रहे हैं तो एक प्रतिष्ठा का सवाल बता रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है, कैसे देखेंगे इसको आप? आयुष जी, ऐसा है कि चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है और हर पार्टी जो अपना जोर लगा रही है, ओम प्रकाश चौटाला जी भी पहुंचे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी भी पहुंचे हैं, खट्टर साहब पहुंचे हैं और अपने अपने अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो कांग्रेस है एमएसपी का मुद्दा उठाती है, तो खट्टर जी ने कह दिया है कि अगर एमएसपी कभी वापस हुआ या लिया तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। तो कुछ हालात जो हैं वो बदले हैं। कुछ नीत का कांड है बहादुरगढ़ का, उसका भी असर पड़ेगा। जो रूलिंग पार्टी है वो कहती है भाई ये कांग्रेस ही है, इनकी मनोवृत्ति ऐसी है, ऐसे कांड होते हैं। वहाँ जो कांग्रेस है वो कहती है कि ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है और ये जो है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, इससे इनसे अपराधी नहीं डरते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी अपनी ये जीत का दावा करते हैं, कहते हैं हमने बहुत काम किया था, जो चौधरी देवीलाल जी का नाम चलता है। तो इस प्रकार सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं, परंतु इस समय जो हालात हैं वो थोड़े से बदले हैं। आज ही पाकिस्तान में कहा गया कि भारत जो था वो हमला करने वाला था और उनके मंत्री ने, विदेश मंत्री ने उनकी संसद में बयान दिया कि जो बाजवा जी हैं या विदेश मंत्री हैं उनके पांव काम रहे थे, माथे में पसीना आ रहा था, तो भारत से डरता था कि आज रात को 9 बजे वो हमला कर देगा, इसलिए हमारे जो जवान था उसको इसलिए छोड़ा। इसलिए आजकल हालात बदले हैं, कांग्रेस पर जो है वो थोड़ा सा दबाव पड़ा है।
बड़ा है, परंतु ये है हम किसी को ठीक है मलखानिया जी, आपने जिस ओर इशारा किया है जरा उसी का जवाब लेते हैं। बाल मुकुंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाल मुकुंद जी जो बात आप कह रहे थे या जो सवाल आप उठा रहे थे, रमणीक जी तो कह रहे हैं उनके पास पूरी लिस्ट है, वो विकास कार्यों की भी लिस्ट आपको भेज देंगे, योजनाओं के भी बारे में बता देंगे, और उसके अलावा जो दौरों की आप बात कर रहे थे उसकी भी जानकारी वो आपको दे रहे थे। और सवाल मेरा उसके साथ ये है कि आप उनकी बात का भी जवाब दीजिए, और मेरा भी जो सवाल है वो ये, भूपेंद्र हुड्डा को ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि ये प्रतिष्ठा का सवाल है? अगर आपकी वो परंपरागत सीट है तो फिर तो आपको जीतना चाहिए, आपकी जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रतिष्ठा का सवाल कहना क्या आपको नजर आ रहा है कि चुनौती मिल रही है या हो सकता है चली जाए सीट? नहीं, कोई चुनौती नहीं। देखिए, जब हम अपने लोगों में बैठते हैं जहां हमें अपनापन महसूस होता है तो वहां अपनेपन की बात करते हैं जी। मैं ये समझता हूँ ये हमारा सामाजिक ताना बाना जो है वो कांग्रेस ने ही उसको सुरक्षित रखा है। जिस तरीके से इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने भाई को भाई से लड़ा दिया, पति पत्नी को लड़ा दिया, छोटे बड़े को लड़ा दिया, किसान को जमींदार को आपस में लड़ा दिया, और जिस तरीके से 3 वर्ष प्रदेश को फूका है, जलाया है, मिलिट्री को बुलाना पड़ा है, वो जो ताना बाना सामाजिक संरचना थी जो, उसको जिस तरीके से इन्होंने तहस नहस किया है, तो उसके लिए प्रतिष्ठा शब्द, मान शब्द और एक आपस में सहयोग शब्द, ये चीजें तय करती है कि समाज को एक तरीके से जोड़ के रखना, संगठित। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो अपना गृह क्षेत्र है, गृह जिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रोहतक सोनीपत झज्जर है, पुराना रोहतक जिला ही है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, उनके पिताजी भी एमपी रहे हैं, उनके दादाजी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके पिताजी भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो उन लोगों में जुड़ाव है। जैसे ये हमारा जो कैंडिडेट है बालू, इनके पिताजी चौधरी रणबीर सिंह के साथ 1962 से साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके का ताना बाना है। हमारा ताना बाना बीजेपी के मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से बात रख रहे हैं आज कि हम आगे करेंगे, और पीछे का रमणीक मान जी अगर ये मेरा जवाब दे देंगे तो मैं बड़ा एहसानमंद रहूंगा इनका, ताकि लोगों को पता लगे कि पिछले 5 साल में किस दिन ये गुआना गए, बड़ौदा में गए, कौन से गाँव में गए। ये बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रॉपर जगह दे दे, मैं कहीं न कहीं ये मानूंगा ठीक है इन लोगों की सही दिशा होगी। तो नहीं गए सर, मैंने क्या इसका जवाब आपने नहीं दिया, मैं आपको अपना जवाब ये दे देता हूँ। प्रतिष्ठा का मतलब है अपनेपन की बात। हमारा वहाँ के लोगों से जो संपर्क है वो नेट टू नेट है, एक आदमी से संपर्क है। हम वहाँ को राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम वहाँ पर एक परिवार के सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, जैसा आपने देखा ना हमारे नेता जाते हैं, हमें कोई टेंट लगवाने की जरूरत नहीं है, हमें इस तरीके से चमचमाते माइक लगाने की जरूरत नहीं है। कुमारी शैलजा जी पिछले 3 दिन से जैसे इलाके में है, तो हम तो वहाँ 4 पाइयों पे बैठ जाते हैं, वहाँ ही आजूम इकट्ठा हो जाता है, लोगों से संवाद करते हैं। ठीक है, जैसे हमने, सुनिए मेरी बात, पूरी बात होनी चाहिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। हम लोगों से सीधी बात करते हैं, जैसे जींद से सोनीपत हमने रेल लाइन बिछाई, वो सारा बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया हमने। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, मेरे एक एक शब्द में आपको ध्यान मिलेगी, और आप मुझे टोक सकते हैं अगर मैं कहीं मेरी बात में आपको झूठ न नजर आए। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी के बिल्कुल 2 गांव है, खानपुर कला और खानपुर खुर्द। खानपुर खुर्द बड़ौदा में पड़ता है, और खानपुर कला, दोनों गांव की जमीन लेकर के वहां बना। वहां एक मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, पीजीआई के समकक्ष मेडिकल कॉलेज हमने खानपुर में बनाया, जो कई जिलों में वहां सेवाएं अपना दे रहा है। हमने पानीपत से रेवाड़ी नेशनल हाईवे, जो कि पूरा बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करते हैं उसको, इसी तरीके से हमने वहाँ सिविल सेक्रेटरीट बनाया, हॉस्पिटल बनाया, हमने रेल कोच फैक्ट्री की वहाँ स्थापना की, जो कि बाद में इन्होंने सोनीपत शिफ्ट कर दी, बड़ी में, बड़ी भी मतलब हमारे हरियाणा का हिस्सा है। तो हमें उन लोगों से सीधा संवाद करते हैं कि भाई क्या जो हमने काम किया है 10 साल में, इस सरकार ने कुछ किया है, तो लोग वहाँ जवाब देते हैं कि कुछ क्या किया कि जो पहले वाला था वही खत्म कर दिया। जैसे कि कोच फैक्ट्री बड़ौदा में लगनी थी वो दूसरी जगह भेज दी। तो मेरा ये कहना है, हम हमारी प्रतिष्ठा का मतलब हमारा जो है ना भाईचारा, जो हमारे प्रदेश की निशानी रही है कि हम एक भाईचारे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव को राजनीतिक चुनाव नहीं हमारे लिए, ये भाईचारे का चुनाव, और इसमें बहुत आगे हम मीलों आगे इन लोगों से। देखिए, प्रतिष्ठा का मतलब आप अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा का जो मतलब है, जो उसके मायने हैं, वो सभी को समझ में आ रहा है, और इसलिए भी चुनावी माहौल में अगर ये बात कही जा रही है तो उसके बहुत तरीके के जो मायने हैं वो निकाले भी जाते हैं। रमणीक मान जी, ये मैंने आपको काम गिना दिए, ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी, मैं समझ सकता हूं आपके हिसाब से प्रतिष्ठा का जो आपने यहाँ बताया आकलन, या आप जो उसकी परिभाषा बता रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिहाज से वो हो, लेकिन प्रतिष्ठा के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। अब रमणीक जी के पास जाएंगे। देखिए, हो गया बाल मुकुंद जी, रमणीक मान जी।
आयुष जी, क्या क्या देखिए, क्या दिलचस्प बात है। कितने खूबसूरत तरीके से बाल मुकुंद शर्मा जी ने जलेबी घुमा के और बात करने का प्रयास किया। एक और जो सोनीपत के अंदर खानपुर कला में कॉलेज है उसको बड़ौदा का बता दिया, और बड़ौदा से अगर कोच फैक्ट्री सोनीपत जाती है तो कोई हमने पाकिस्तान में थोड़ा ना लगा दी। और जिस प्रकार से आप श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, आप तो ये भी कह दीजिए कि जो और अन्य एक वो स्कूल है राई के अंदर, स्पोर्ट्स स्कूल है, वो भी आप बता दीजिए कि बड़ौदा के लगता ही हुआ है, थोड़ा ही दूर है। या आप और भी अगल बगल की जो चीजें हैं, हम तो बड़ौदा खास की बात करते हैं, विशेष बड़ौदा की IMT माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे लाने का काम किया। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, मैं आपसे कह रहा था ना कि इतिहास की बात करते हैं, ये चले गए इतिहास में और खूब घुमा के दूर दूर की जो योजना है वो सब बड़ौदा के अंदर ले आएंगे। देखिए, इनका जो एक छलने का प्रयास है, वो छलने का प्रयास इनका सफल नहीं होगा। इन्होंने कहा कि अपने लोगों के बीच में, अरे भैया सारा हरियाणा अपना है, पूरा हरियाणा एक है, हरियाणवी एक है। ये अपने लोग कौन से हैं? क्या परिभाषा अपने लोगों की, कैसे परिभाषित करते हो आप इसको? जिस प्रकार आपने प्रतिष्ठा को गोल जलेबी की तरह घुमा के परिभाषित करने का प्रयास किया, आप अपने लोगों की परिभाषा भी मुझे बताइए। एक एक हरियाणा का वासी, पूरी हरियाणा की जनता हमारी है, हम उनके हैं। और आप एक बात बाल मुकुंद जी ध्यान से सुनना और आप गौर से सुनना, आप ये कह रहे हैं ना कि ये सब हमारे परिवार का है और हम ये एक परिवार का है और हुड्डा साहब मुखिया है, तो हुड्डा साहब रोहतक में क्यों आ रहे, सोनीपत से क्यों आ रहे, उनका बेटा रोहतक से क्यों आ रहा, उस बात की भी एक बार जानकारी दे देते लगे आप। पार्लियामेंट के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजने की बात होगी। अभी तो हरियाणा छोटा प्रदेश है, उसकी आप संसद की बात कर रहे हो, विधानसभा की बात कर रहे हो, जो भारत देश की सबसे बड़ी संसद है उसके अंदर नकारा दोनों पिता पुत्र को। कारण क्या कि केवल और केवल छलने का काम किया, केवल और केवल झूठ बोलने का, बरगलाने का काम किया। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ आयुष जी, जो इन्होंने अपने समय में 10 साल सरकार चलाई, रुपये पे, खर्ची पे, पर्ची पे इन्होंने अपनी सरकार चलाई। नौकरी लेनी है, रुपया दो, बात करनी है, रुपया दो, रुपये वाले फोन है ये, सिक्का डालो बात करो। ये काम रहा है इनका, पर्ची के ऊपर, खर्ची के ऊपर, क्षेत्रवाद के ऊपर, इन्होंने जातिवाद के ऊपर, इन्होंने अपने पता नहीं किस प्रकार की सरकार इन्होंने चलाई। जितना साफ शासन और प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में मिल रहा है, ये तो ठीक है रमणीक मान जी, बहुत जल्दी से, बहुत शार्प में मैं चाहूंगा, क्योंकि बाल मुकुंद जी फिर यही सवाल पूछेंगे आपसे, अब क्या किया है बड़ौदा के लिए, क्योंकि पिछले 5 साल तो आप लोगों ने सरकार चलाई, कोई मोटा मोटा 2-3 बातें बता दीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ, भंडेरी से छिछड़ाना सड़क की जो काम है वो किया, उसके बाद कोहलपा का काम किया, बनवासा से भंडेरी, शामड़ी से केलाना, कई ऐसे अनेकों काम है भाई, इसमें गिनती मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, चाहे वो चना के अंदर स्टेडियम लाने का काम। आप देखिए बाल मुकुंद जी ने इनकार करना शुरू किया, ठीक है चलिए अब मैं इसका जवाब लूंगा, मैं इसका जवाब ले लूंगा। जी तो कहते हैं जी खानपुर कला जो सोनीपत के अंदर है वो महिला यूनिवर्सिटी बड़ौदा में है, ये कहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज सोनीपत में है वो ठीक है। चलिए रमणीक मान जी आपकी बात का मैं जवाब लूंगा बाल मुकुंद जी से। अमनदीप केसरी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल के। अमनदीप जी बहुत स्वागत आपका भी। अमनदीप जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रही हैं, इनेलो को कैसे देख पा रहे हो, इनेलो के प्रत्याशियों को कैसे आंक रहे हैं आप? जी मैं पहले सुन रहा था आयुष जी आपकी डिबेट में, फोन से कनेक्टेड था। मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी। जी। पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात से कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे थे। वो ये बताना भूल गए कि क्यों प्रदेश अध्यक्षा मैडम हल्का छोड़कर चली गई। ये जो प्रतिष्ठा का सवाल आपने किया था वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं समझता हूँ कि फिलहाल वो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेताओं की लिस्ट में कहीं पे भी वो नहीं आते हैं। 370 का वो विरोध कर देते हैं, पार्टी जो समर्थन करती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सांसद बनते तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कि ये जो चुनाव हो रहा है क्या सच में कांग्रेस पार्टी वहां लड़ रही है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही केवल अपना कैंडिडेट वहां खड़े कर रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विश्वसनीयता इसलिए भी शक है क्योंकि वो मोदी जी से मिलते हैं, तो उनकी आज जो पिछले 5-6 साल का कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, सीबीआई में फंसे हुए हैं, ईडी में फंसे हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सेटिंग हो सकती है। ये इस पे कोई भी मतलब शक की जो निगाह है वो जरूर देखनी चाहिए।
और देखिए बड़ौदा के अंदर क्या माहौल था कि जनता जो किसान, खासकर वो ग्रामीण क्षेत्र है, किसानों से फलीभूत क्षेत्र है, वहां पर किसान ज्यादा संख्या में है, उनका एक मन था कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और उसके लिए जो विकल्प थे उनके सामने दो थे, एक कांग्रेस और एक इंडियन नेशनल। कांग्रेस का विकल्प मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं कि बड़ी पार्टी होने के नाते एक बार जनता के मन में आता है कि दोनों में से हमने एक विकल्प चुनना है। लेकिन दिन प्रतिदिन जो परतें निकल रही हैं बड़ौदा विधानसभा में, और जैसे कि मैंने बताया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चुनाव मोड़ना चाहते हैं कि भाई जो जनता का गुस्सा है उसको, फिर वो जनता नहीं चाह रही, वहां पे जनता हमेशा सरकार को सबक सिखाना चाहती है बड़ौदा विधानसभा के चुनाव में। हुड्डा जी कहीं ना कहीं उसको वापस उल्टा वहीं पर लाना चाहते हैं। वो जनता समझ रही है और दिन प्रतिदिन इंडियन नेशनल लोकदल के जो पक्ष के अंदर वो अब बढ़ रही है और विकल्प मात्र केवल इंडियन नेशनल लोकदल। ठीक है, अजय गुलिया जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट आपका भी मैं चाहूंगा, फिर बढ़ूंगा मैं चर्चा में आगे। कैसे देखा जाए, क्योंकि सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं और अब तो आप भी सत्ता पक्ष के साथ ही हैं, मान के चला जाए कि जीत पक्की है आप लोगों की? नहीं अतुल भाई, देखिए सभी राजनीतिक दलों को अपना जीत का दावा करने का अधिकार है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बड़ौदा की जनता, जब रिजल्ट आएगा तो बड़ौदा की जनता की जीत होगी और बड़ौदा की जनता ये चाहती है कि विकास के पथ पर बड़ौदा को अग्रसर किया जाए। तो इसी कारणवश बड़ौदा की जनता हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार के पक्ष में वोट करके भाई योगेश्वर को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेगी अतुल भाई। केसी मलकानिया जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा विश्लेषण हो जाए, क्योंकि देखिए अमनदीप केसरी जी ने जो बात कही, क्योंकि वो विश्लेषण उन्होंने खुद ही कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दरअसल अंदर खाने क्या चल रहा है, हुड्डा जी क्या कर रहे हैं, कैसे वो इफेक्ट करेगा, इनेलो को उसका फायदा मिलेगा या नहीं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन दो फैक्टर यहाँ पे बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तो जो अमनदीप जी ने कहा, इस पर मैं आने वाला था। दूसरा ये कि अब तो जेजेपी भी साथ में है बीजेपी के, क्या बीजेपी इसलिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आपको नजर आ रही है और इसलिए प्रतिष्ठा की बात कहनी पड़ी है भूपेंद्र हुड्डा को? पिछली बार जो चुनाव था उसमें जेजेपी ने भाजपा का विरोध किया था, परंतु इस बार दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और दोनों पिछली बार टॉप पे थी। तो इस तरह देखा जाए तो दोनों पार्टियों का मिलकर चुनाव जो मत प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, काफ़ी फर्क पड़ जाता है। परंतु देखना ये है कि क्या वो जो जेजेपी का वोट है वो भाजपा की तरफ सारा परिवर्तित हो सकता है, क्या उसको परिवर्तित करने में समर्थ है जेजेपी? और दूसरी बात ये है, जो इनलो है वो कहती है कि हमारा वोट बढ़ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, परंतु लोग जो हैं वो पहले ये भी देखते हैं कि कौन सी पार्टी हमारा भला कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सत्ता पक्ष जो है वो सामने है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने साफ कह दिया कि मैं इसमें विकास करूंगा और हमारा जो कैंडिडेट है योगेश्वर दत्त वो इस क्षेत्र को चमका देगा। उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई है, तो इसका थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा कि सत्ता पक्ष के लोगों का झुकाव है। परंतु इसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो काफ़ी लंबे समय से इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखा है, पिछले 2 चुनाव उन्होंने जीते हैं और उन्हीं के कारण ये सीट खाली है। इसलिए अगर वो क्लेम करती है कि हम भी ताकतवर हैं तो इसमें भी कोई झूठ नहीं है, इसमें भी सच्चाई है। इसमें तीनों पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं और ये चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, इसमें सभी को जोर लगाना पड़ेगा। और जहां तक प्रतिष्ठा का सवाल है, तीनों की प्रतिष्ठा इसमें दाव पर लगी है, चाहे बाल मुकान जी प्रतिष्ठा का कोई भी अर्थ निकालें, परंतु प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा होती है, चाहे मनोहर लाल जी की है, चाहे हुड्डा जी की है, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की है। परंतु हालातों को देखते हुए थोड़ा बहुत जो है, जो कृषि बिल है उसको बुलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, परंतु उसका जवाब दे दिया मुख्यमंत्री जी ने, कह दिया कि अगर एमएसपी नहीं मिलेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और उन्होंने विकास की भी बात की है, इसके जो फायदा है वो सत्तारूढ़ दल को मिलेगा,
लोग जो है वो चाहेंगे, थोड़ा बहुत ये चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, और कौन हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस ये क्या आरोप लगा नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मलकानिया जी। देखिए, एक तो वैसे भी उपचुनाव में जिसकी सत्ता होती है, थोड़ा सा झुकाव जनता का उस तरफ होता भी है, और अभी तो 4 साल पूरे बाकी हैं, इसलिए आपकी बात में दम नजर आ रहा है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस इसको बचाती कैसे है, क्योंकि उनके लिए ही तो ये बचाने वाली सीट है ना, क्योंकि अगर कोई और पार्टी उसको जीतती है तो उसके लिए वाकई में ये अवसर ही है। बाल मुकुंद जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। बाल मुकुंद जी, एक तो अमनदीप जी ने जो बातें कही, और खासतौर से ये जो आपसी गुटबाजी बार बार निकलकर सामने आती है, ये क्या बार बार हार का कारण बन जाती है? और इस बार भी क्या बड़ौदा के अंदर ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही, इसलिए आप भूपेंद्र हुड्डा सेंट्रित होकर के बोल रहे हैं? देखिए, एक तो जो दूसरे हमारे साथी प्रवक्ता बोलते हैं उनकी आवाज मेरे तक आ नहीं रही क्लियर, लेकिन मैं आप जो मेरे से बात करते हैं वो मुझे क्लियर सुनाई देती है। मैं एक जो आप ये बताना चाहता हूँ, प्रतिष्ठा का सवाल की जो मैंने बात की वो मैंने आपको पहले बता दी थी। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ एक तरह से राजनीतिक पंडित भी हूँ, क्योंकि 25-30 साल से यही मेरा एक तरह से कार्य क्षेत्र है। कांग्रेस 50% से ज्यादा है, और बाकी ये सभी दल, भाजपा भी, सैनी साहब भी, ये 10-5 वोट जो भी जजपा के भी है, वो सारे 50% से नीचे, यानी कि आधे से ज्यादा अकेली कांग्रेस है। इसलिए कोई इस तरीके का ये चुनाव ही नहीं है। चुनाव के तो राजनीतिक तौर पर ये एक चुनाव है, मैंने जैसे आपको पहले बताया। अदरवाइज तो जिस तरीके से मैंने बताया कि भाईचारे में जैसे बैठ करके बात की जाती है, हमने वहां की है। मेरे साथी प्रवक्ता ने जो बात की, मैंने कुछ इनको सुना। इन्होंने कहा एक हरियाणा एक। सर, राजनीति के 2 ही आयाम होते हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको सेवा करनी होती है, और जब आप विपक्ष में होते हो तो लोगों की आवाज को मुखर होकर उठाना पड़ता है। जब लोग मुखर होकर के आवाज उठाते हैं तो ये कभी कहते हैं, जो किसानों पर गोली चलाने के बाद कह देते हैं ये किसान नहीं कांग्रेसी थे, तो क्या आप कांग्रेसियों को मारेंगे? क्या कांग्रेसियों को शर फोड़ेंगे? और 3 बार हरियाणा में इस तरीके का चक्रियों इन्होंने रचा कि मिलिट्री बुलानी पड़ी किसी भी एजुकेशन को दबाने के लिए। पहले उसको उकसाते हैं, फिर गोलियां मारते हैं। तो इन्होंने 50 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया इस हरियाणा में पिछले 5 साल में। क्या ये किस तरीके से राजनीति कर, ये मैं मानता हूं, मुख्यमंत्री जी ने भी माना कि मैं पहली बार मुझे सत्ता मिली थी, मैं पहली बार कभी जिंदगी में पंचायत मेंबर नहीं रहा। ये तो मुख्यमंत्री साहब को ही थी मानी है कि 2-2.5 साल के बाद तो मुझे पता लगा था कि किस तरीके से शासन चला जाता है, लेकिन मुझे तो लगता है 6 साल के बाद भी ये नहीं पता उनको शासन किस तरीके से चला जाता है। क्या कोई भी आदमी एजुकेशन कर लेके सड़क पाएगा, उसका सिर फोड़ देंगे, उसकी लात घोंसों से पिटाई कर देंगे, या उनको आप गोलियों से भून दोगे? क्या है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी सेटअप में है लोगों को। लेकिन बाल मुकुंद जी, बड़ी ईमानदारी से बताइए, क्या ये सारे फैक्टर काम करते हैं? और अगर ये फैक्टर काम करते होते तो मुझे लगता है तो राजनीति का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल बदल चुका होता। ये आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आपने कहा कि आप पॉलिटिकल पंडित हैं। तो थोड़ा मैं प्रवक्ता के ऊपर उठकर और पूछ रहा हूं आपसे, अगर ये फैक्टर काम करते होते तो तस्वीर ही बिल्कुल बदली होती। जो असल फैक्टर काम करते हैं, क्या वहां पर काम हो पा रहा है? कांग्रेस पार्टी कर पा रही है? और क्या आप सुनिश्चित हो पा रहे हैं उस आधार पर कि जीत आपकी ही होगी? बाल मुकुंद जी, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में देश की आजादी से आज तक ज्यादा समय हमने शासन किया है, और जो हमने शासन किया है, शासन की वानगी ये है कि हमने जनता के लिए काम किया है। तो आज पर कैपिटल इनकम को देख लीजिए, देश की हमारे समय की जीडीपी को उठा करके देख लीजिए, जिस तरीके से देश ने विकास किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो छवि बनी थी, देश को हमने बहुआयामी इस तरीके से हमने नवरत्न कंपनियां। ठीक है बाल मुकुंद जी, देखिए फिर बात वहीं आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये फैक्टर काम करते तो सत्ता में आपको ही होना चाहिए था ना, प्रचंड बहुमत से तो अब ये लोग बैठे हैं ना। गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। एक विषय है बाल मुकुंद जी, देखिए मुझे आप सबको समय देना, 1 सेकंड में गुलिया जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर रमणीक मान जी, फिर मैं आऊंगा आपके पास। गुलिया जी, ठीक ठीक ठीक, अब गुलिया जी को सुन लीजिए, नहीं तो आप तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी उनके स्पष्ट। गुलिया जी को सुनिए, ठीक है। बाल मुकुंद जी, अब अजय गुलिया जी को सुन लीजिए। अजय गुलिया जी, देखिए मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ बाल मुकुंद शर्मा जी का, लेकिन जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये पंडित भी हैं राजनीति के, तो अगर ये राजनीति के पंडित होते तो ये अशोक तंवर जी की तरफ ना होते। इनको पता होना चाहिए था उनका क्या असर होता। दूसरी बात देखिए अतुल जी, मैं एक चीज मानता हूँ, लोग किसी भी सरकार को बनाते हैं काम करने के लिए, अगर वो काम नहीं करेगी तो लोगों को अधिकार है, इतनी बड़ी बात मैं आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ कि उसको बदलने का अधिकार लोगों के पास है, और वो होना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से लोग विश्वास जता रहे हैं सरकार के अंदर, हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर, तो इन लोगों को, कांग्रेसियों को ये पता हो जाना चाहिए कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर
किस प्रकार से बुरा शासन किया है, लोगों को गर्त में धकेलने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा युवा उप मुख्यमंत्री बैठा है, एक ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं जो हरियाणा प्रदेश के विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, अपने काम के नाम पे वोट मांगते हैं। ये कह तो रहे हैं कि हमने इतने साल शासन किया, काम बताएं क्या किया, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, ये बताइए। ठीक है। रमणीक मान जी एक कमेंट आपका भी। देखिए दिलचस्प क्या है, ये बात तो दोहराते हैं, कहते हैं कि जी हरियाणा के अंदर ऐसे विवाद हुए और इस प्रकार से, वो ये भूल जाते हैं कि इनका उसके अंदर क्या रोल रहा। जिनकी ये आज जिनके नाम से दम भरते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके राजनीतिक सलाहकार का उसके अंदर क्या रोल रहा। मैं एक चीज के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी कल की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो शाहीन बाग के अंदर हुआ उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म की दर्जी दी है। तो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न, सलमान खुर्शीद हो, चाहे खुद राहुल गांधी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया। मैं ये समझता हूं, चलिए रमणीक मान जी, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है। अमनदीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो क्या इस बार जननायक जनता पार्टी का बीजेपी के साथ आना, ये आपको लग रहा है कि चुनौती पेश करेगा और इस वजह से भी ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, और ये चुनौती आप लोगों को भी नहीं पेश करेंगे क्या? हेलो अमनदीप जी, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अमनदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा से सभी मेहमानों के पास जाने की। हालांकि बड़ौदा में अब बाजी कौन मारेगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां आप देख रहे हैं कि अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं और उनकी तरफ से अपनी अपनी जो जीत है उनके दावे भी किए जा रहे हैं। और अब देखना यह है कि ये आखिर जीत होती कैसे है। तो आज बड़ी बहस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बड़ौदा में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि बड़ौदा में आप देख सकते हैं कि जो प्रचार है वो अब अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, क्योंकि अब समय बचा है नहीं, 3 तारीख को वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से उतरी हुई हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने हालांकि जिस तरीके से उसको प्रतिष्ठा का सवाल बताया, उसके बाद अब उसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी अपनी जीत का दावा इस वजह से भी कर रही है क्योंकि अपने काम के आधार पर बीजेपी वोट मांगने के लिए पहुंची हुई है। साथ ही साथ अब जननायक जनता पार्टी का भी साथ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, इसलिए ये जीत को लेकर के जो आश्वासन है वो और ज्यादा नजर आ रहा है। और इनेलो की तरफ से भी उनका अपना आकलन यह है कि कांग्रेस के अंदर चूंकि अब जो अंतरकलह है उसका जो फायदा है वो इंडियन नेशनल लोकदल को मिलेगा और इसलिए एक ऑप्शन के तौर पर जो जनता ढूंढ रही थी वो अब इनेलो होने वाली है, इसलिए इनेलो भी अपनी जीत के दावे को यहां पर कर रही है। तो कुल मिलाकर के बड़ौदा का ये जो उपचुनाव है, इसका जो रण है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और देखना यह है क्योंकि जिसकी प्रतिष्ठा का सवाल है वो अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बचाता है और अन्य पार्टियां जो अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं वो अपनी कैंडिडेट को क्या जीत तक पहुंचा पाती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अंतिम फैसला बड़ौदा हल्के की जनता को ही लेना है और बड़ौदा हल्के की जनता इस पर क्या फैसला लेती है, किसको वो जीत कर इस बार विधानसभा तक भेजती है, ये बड़ौदा की जनता को ही तय करना है। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील करती हैं, तो आज भी ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं देखी हैं, चाहे मुख्यमंत्री की चुनावी जनसभाओं की हम लोग बात करें या फिर भूपेंद्र हुड्डा के, सभी हल्के में जा रहे हैं और लोगों के साथ बातचीत करके पक्ष में अपील कर रहे हैं वोट की। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।